इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है क्लाइमेट। और यह वीडियो नंबर सेकंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही वहां पर मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल्स है। तो देखिए, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हमने क्लाइमेट के बारे में बात की थी कि क्लाइमेट क्या होता है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इन सभी चीज़ों को हमने वहाँ पर देखा था। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में, यानी वैसे फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जो किसी एक खास जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं या फिर एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। और उसको फिर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उन फैक्टर्स का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि 6 ऐसे मेजर कंट्रोल्स होते हैं जो कि किसी भी एक खास जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। और उनका नाम है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसे कि हम कॉन्टिनेंटालिटी भी कहते हैं, और इसके बाद ओशियन करेंट्स और रिलीफ फीचर्स। तो इन सभी को बारी बारी से हम शॉर्ट में अभी देख लेते हैं और फिर उसको हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में कि देखिए, जो लैटिट्यूड है, और अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ का कर्वेचर की वजह से जो सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव करता है वो हर एक प्लेस पर अलग अलग होता है। अब इससे इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक इमेज है, ये इमेज नहीं, मैं थोड़ा दूसरा। तो देखिए, यहाँ पर एक इमेज है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि अर्थ आपको दिख रहा है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ करूँ सन, ये मान लीजिए सन है, ये फॉर एग्जांपल सन है। तो सन से यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है, हीट एनर्जी, वो इस पॉइंट के मुकाबले या फिर आपके इस पॉइंट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर भी कम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लैटिट्यूड अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से हम इधर मूव करें, इस तरीके से मूव जैसे जैसे करेंगे, यानी इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, यानी इक्वेटर से हम ऊपर या नीचे जाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो टेम्परेचर है, यानी जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होगा और हीट एनर्जी जो रिसीव करता है अर्थ, वो कम होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इक्वेटर का इलाका है वहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके बाद जो आपका पोलर इलाका, यानी ये जो इलाका है, इस तरीके से इन इलाकों में आपकी जो ठंडी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पर आपको हमेशा बर्फ़ मिलेगा, इस तरीके का वहाँ पर माहौल होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक इमेज। तो इस इमेज में जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपका सेंटर का इलाका है, यानी इक्वेटर का इलाका है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हीट है, कितना ज़्यादा गर्मी है। और इससे आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, इस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे या फिर आप नीचे जाएंगे, तो ये जो गर्मी है ये धीरे धीरे आपको कम होने लगती है और यहाँ पर आपको ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आपका पोल्स का रीजन है, यानी अंटार्कटिक है, आर्टिक है, ये जो रीजन है यहाँ पर आपको सालों भर बर्फ जमी हुई रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो हीट एनर्जी रिसीव किया जाता है सन द्वारा, वो आपको इक्वेटर रीजन से काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है इन रीजन में। तो ये हमने हमारा पहला पॉइंट हमने देख लिया, पहला जो फैक्टर था उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, वो है एल्टीट्यूड। तो देखिए, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे, यानी मान लीजिए यहाँ पर आपका सी है, ये आपका सी है, तो इस सी से जितनी ज़्यादा हाइट पर आप जाएंगे उतनी ज़्यादा हाइट पर आपका जो प्रेशर है वो कम होगा, यानी एयर का जो डेंसिटी है वो कम होगा। और एयर के डेंसिटी के कम होने की वजह से जो टेम्परेचर है उसमें भी कमी आएगी। तो इसी तरीके से आप देख सकते होंगे कि जो आपके ऊंचे इलाके, जैसे हिमालय को आप देख लें या फिर कोई भी पहाड़ को देख लें जो कि बहुत ही ऊंचा है, वहाँ पर देखते होंगे कि हमेशा आपको बर्फ़ देखने को मिलता होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो इतनी ज़्यादा हाइट पर है कि वहाँ का टेम्परेचर एक नॉर्मल इलाके के मुकाबले, यानी आपके यूपी के मुकाबले, एमपी के मुकाबले या फिर राजस्थान का जो इलाका है उसके मुकाबले इतनी ज़्यादा वो हाइट पर है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए
आप सी लेवल पर यहाँ पर खड़े हैं, सी लेवल से आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमेज में दिखाया गया कि एक सर्टेन लेवल के हाइट पर जाने के बाद आपको सिर्फ वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की कि आपकी देखिए हाइट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता है, ठंड आपका बढ़ने लगता है। और यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि देखिए जो हिल्स हैं इसीलिए आपको गर्मी के दिनों में भी ठंडे रहते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है फैक्टर, वो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो देखिए जो प्रेशर और विंड सिस्टम है किसी भी इलाके का, वो आपका डिपेंड करता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर, यानी कि आप किस इलाके में रहते हैं। यानी अगर आप इक्वेटर रीजन में रहते हैं तो वहाँ पर आपका गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर आपका एयर जो होगा वो काफ़ी गर्म होगा, और उसके साथ ही जो आपका विंड सिस्टम है वो भी उसी अनुसार प्रभावित होगा। और एक तरफ आप देखिए, अगर आप मान लीजिए काफ़ी हाइट पर रहते हैं, जैसे आप लद्दाख रीजन में रहते हैं या फिर बहुत ही ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ का जो प्रेशर होगा वो काफ़ी कम होगा, एयर प्रेशर, और विंड सिस्टम उसी तरीके से प्रभावित होगा। और ये जो चीज़ है प्रेशर और विंड सिस्टम, ये आपका लैटिट्यूड पर डिपेंड करती है और इसके साथ ही एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है। और ये जो आपका प्रेशर और विंड सिस्टम है ये आपका अफेक्ट करता है किसी भी एक इलाके के टेम्परेचर को और वहाँ के रेनफॉल पैटर्न को, कि आखिर वहाँ पर बारिश होगी तो कैसी बारिश होगी, किस सीज़न में बारिश होगी, इन सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा एक पॉइंट है, टॉपिक है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखिए सी जो है वो एक तरीके का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डालता है क्लाइमेट पर। अब ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो देखिए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी भी एक खास इलाके में अगर वो समुद्र के नज़दीक है तो उस इलाके का जो टेम्परेचर है उसको बहुत ही ज़्यादा कम होने से या फिर बहुत ही ज़्यादा होने से रोकता है सी। अगर अब मान लीजिए अब बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे है और समुद्र के रीजन में पड़ता है, तो वहाँ पर मान लीजिए बहुत ही ठंड आ गई, बहुत ठंडा का सीज़न आ गया, तो उस समय में वहाँ पर आपको उतना ठंड नहीं होगा जितना आपको ठंड यूपी के रीजन में होगा या फिर आपको एमपी के रीजन में होगा, मध्य प्रदेश के रीजन में होगा। उसका रीज़न ये है कि देखिए अगर आप जाएँ उस मुंबई के रीजन में तो वहाँ पर जो सी है उसका एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि जब वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस ठंड को समुद्र जो है यानी सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड होने से रोक देता है या फिर कंट्रोल कर देता है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें आपके गर्मी के दिनों की, तो गर्मी के दिन में आप जानते हैं कि आपका जो यूपी का रीजन है, मध्य प्रदेश का रीजन है, बिहार का रीजन है, वहाँ पर आपको टेम्परेचर 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री चला जाता है, 45 डिग्री चला जाता है। उसी तरीके से अगर आप जाएंगे समुद्र के किनारे के रीजन में तो वहाँ पर आपको गर्मी के दिनों में भी उतने ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपको यूपी में होता है या फिर किसी और आपके इंटरनल रीजन में होता है। उसका भी रीज़न है आपका सी, कि देखिए सी जो है, सी के आसपास अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पानी है, और पानी जो है वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं, उतनी ज़्यादा जल्दी गर्म या फिर ठंडा नहीं होता जितना जल्दी आपका लैंड होता है या फिर और भी चीज़ें होती है। तो इसलिए सी जो है वो किसी भी इलाके को जो कि समुद्र के किनारे है उसको बहुत ही जल्दी गर्म होने से, बहुत ही जल्दी ठंडा होने से रोक देता है। इसलिए आप वहाँ पर गर्मी के दिनों में भी आपको उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और सर्दी के दिनों में उतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती। तो जैसे जैसे आपका सी से डिस्टेंस बढ़ता जाता है, यानी अगर आप समुद्र के इस तरीके से समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो जैसे जैसे आप इंटरनल रीजन में आएंगे वैसे वैसे जो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और आपका जो एक तरीके से कॉन्टिनेंटालिटी है, इसको कॉन्टिनेंटालिटी भी कहते हैं, ये कॉन्टिनेंटालिटी जो है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इसके बाद हमारा देखिए पॉइंट है ओशियन करेंट्स। अब ये ओशियन करेंट्स किस तरीके से प्रभावित करता है? तो देखिए ओशियन करेंट्स आखिर होते क्या हैं? तो देखिए पूरी दुनिया में अगर हम ओशियन को देखें तो ओशियन जो है वो मूव करता है। ओशियन का जो वाटर है वो एक तरीके से फ्लो करता है, जिस तरीके से आपका रिवर फ्लो करता है उस तरीके से ओशियन का वाटर भी आप फ्लो करता है। और ओशियन के वाटर का जो फ्लो है वो दो तरीके का होता है, या तो हॉट होता है या तो कोल्ड होता है।
हॉट या होता है या फिर कोल्ड होता है। तो देखिए जो आपके ठंडे इलाके हैं जैसे कि आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया या फिर और कुछ ठंडे इलाके हैं, वहाँ से जो आपको ओशियन करेंट्स निकलते हैं वो आपको ठंडे होते हैं। और उसके अलावा जो आपके नॉर्मल लैंड के इलाके से जो निकलते हैं ओशियन करेंट, जैसे कि आपका इंडिया के रीजन से जो ओशियन करेंट निकलता है या फिर आपको एशिया के जितने भी इलाके हैं उस रीजन से जो ओशियन करेंट निकलता है वो जनरली आपको वार्म होते हैं। तो ओशियन करेंट्स किसी खास इलाके में फ्लो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ से अगर मान लीजिए ये ओशियन करेंट आपका गर्म है या फिर ठंडा है, तो ये आपके वहाँ पर फ्लो होने वाले विंड के साथ मिलकर आपके कोस्टल एरिया के, कोस्टल रीजन के जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोस्टल एरिया है जहाँ पर वार्म या फिर कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है, वो एक तरीके से वहाँ पर वार्म या फिर कूल्ड इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रिलीफ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी एक खास इलाके के क्लाइमेट को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में। फॉर एग्जांपल अगर आपका हाई माउंटेन है कोई, तो वो एक तरीके से बैरियर का भी काम करता है कोल्ड विंड या फिर हॉट विंड को रोकने में। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हैं तो वो बारिश भी करा सकते हैं, बारिश लाने वाले बादलों को या फिर हवाओं को रोक कर, और इसकी वजह से जो दूसरा हिस्सा है वो आपका बारिश के बिना ड्राई भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्टर्न घाट को देखें तो वेस्टर्न घाट से जब मानसून आता है तो वो मानसून टकराकर इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, बल्कि उसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन वो वेस्टर्न घाट की वजह से वो सीधे नहीं जाता है बल्कि वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जो आपका कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट के पास, वहाँ पर काफ़ी बारिश करता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है आपका जो हिमालय है। हिमालय जो है वो सेंट्रल एशिया से आने वाले ठंडे हवाओं को रोक देता है। इसकी वजह से जो आपका इंडिया है या फिर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर उतना ज़्यादा ठंड नहीं आपको देखने को मिलता है जितना आपको ठंड आपको चाइना में या फिर जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी पॉइंट्स को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आखिर ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड के बारे में। तो देखिए जो लैटिट्यूड है उसको अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है कंट्री के बीचों बीच से। ये रन ऑफ कच्छ से शुरू होकर मिजोरम तक जाता है ईस्ट में, और इंडिया के करीब आधा हिस्सा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में आता है और आधा जो हिस्सा है वो आपको नॉर्थ में आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे का इलाका है उसे ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर का इलाका है उसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसको हम मैप के ज़रिए देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस कर रहा है, और इसके नीचे का जो इलाका है उसको ट्रॉपिकल रीजन हम कहते हैं, और ऊपर का जो इलाका है यानी इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का, इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरीके के सिचुएशंस मौजूद हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन्स हैं? आपके हिमालयज़ हैं, और ये जो हिमालयज़ हैं ये इनका जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर्स है। और इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास काफ़ी बड़ा कोस्टल एरिया भी है जिसकी एवरेज हाइट जो है मैक्सिमम एलिवेशन वो 30 मीटर्स है। एक तरफ 6000 मीटर और दूसरी तरफ 30 मीटर्स। और इसके साथ ही जो हिमालय है वो कोल्ड विंड को रोकता है, जिसकी मैंने ऊपर अभी बात की थी कि कोल्ड विंड को जो कि सेंट्रल एशिया से आते हैं उसको आने से रोकता है इंडिया में। और इस वजह से इन माउंटेन्स की वजह से जो इंडिया है वहाँ पर आपको उतनी सर्दी या फिर उतनी ठंडी नहीं होती जितनी कि आपको सेंट्रल एशिया में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रेशर एंड विंड्स कि आखिर प्रेशर एंड विंड्स इंडिया के क्लाइमेट को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो देखिए जो क्लाइमेट है या फिर जो वेदर कंडीशन है इंडिया का वो मेनली 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। वो पहला है आपका प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन, और तीसरा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये सभी क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया जो है वो लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में, और ये जो विंड्स हैं ये जनरेट होते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हैं वहाँ से जनरेट होते हैं, और ये साउथ की तरफ मूव करते हैं और कोरोलिस फोर्स की वजह से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं और इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की ओर जाते हैं। तो इतना सारा जो मैंने बात किया इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो इन सभी चीज़ों को हम इमेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये सभी चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ में आ जाएं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर अर्थ का इमेज है और इसमें बहुत सारे विंड्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर लेकिन हमें काम है केवल इस रीजन से, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हमें काम है केवल इस रीजन से। तो इस रीजन में यानी जो हमारा ये जो रीजन है, यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में इंडिया आता है, और इसी रीजन में जो हमारा यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड्स यहाँ पर लिखा गया है, इसको जनरली हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, और इसके ट्रेड विंड्स इनको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। उसके कई सारे रीज़न हैं, उसको यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो देखिए यहाँ पर ये जो विंड्स हैं ये आपको जो हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पर इस रीजन में, ये जो लाल कलर से आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से जनरेट होता है और ये आपको मूव करता है इस रीजन में, इस तरफ मूव करता है। इस तरफ मूव करने के दौरान यहाँ इस पूरे विंड पर कोरोलिस फोर्स लगता है, और उस कोरोलिस फोर्स की वजह से ये इस तरह से राइट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि आखिर ये कोरोलिस फोर्स होता क्या है। तो देखिए कोरोलिस फोर्स एक तरीके का फोर्स होता है जो कि आपके अर्थ के रोटेशन की वजह से लगता है, यानी कि जब अर्थ रोटेट करता है तो उसकी वजह से एक तरीके का फोर्स जनरेट होता है जो कि विंड्स पर काम करता है और भी चीज़ों पर काम करता है। और इस कोरोलिस फोर्स की वजह से जो आपका मूवमेंट है एयर का, वो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे तो आपका जो मूवमेंट है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे तो आपको लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीके का कोरोलिस फोर्स का फीचर है। तो कोरोलिस फोर्स की वजह से ये जो एयर है इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है और राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होकर इक्वेटोरियल रीजन की तरफ ये चला जाता है, यानी ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं इस रीजन में, सॉरी ग्रीन लाइन के पास, ये हमारा 0 डिग्री इस जगह पर चला जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। जनरली ये जो विंड्स हैं ये अपने साथ ही बहुत ही कम मॉइस्चर लेकर चलती हैं, और उसका रीज़न ये है कि ये जो विंड्स है ये जनरेट होती हैं लैंड से, और इस वजह से ये जो विंड्स है ये बारिश नहीं करवा सकती, और करवा भी सकती हैं तो बहुत ही थोड़ा सा। और इस वजह से हो सकता है कि इंडिया जो है वो एरिड लैंड होना चाहिए था इस फीचर की वजह से, लेकिन इंडिया एरिड लैंड नहीं है, यानी सूखा इलाका नहीं है। क्यों? तो उस चीज़ को यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोरोलिस फोर्स को बताया गया है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जो प्रेशर और विंड कंडीशन है इंडिया का वो काफ़ी यूनिक है। विंटर्स के समय में हिमालय के नॉर्थ रीजन में काफ़ी हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, बन जाता है, और इसकी वजह से जो कोल्ड विंड्स हैं वो इस रीजन से फ्लो करना शुरू करती हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ, जो कि आपका ओशियन है साउथ में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं आपके इंडियन ओशियन की तरफ। और उसके बावजूद अगर हम कंपैरिजन में देखें समर का समय यानी गर्मियों के समय में एक तरीके का लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है आपके इंटीरियर एशिया में और इसके साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो इस वजह से ये जो पूरा विंड था इसका प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, अब विंड जो है नीचे से ऊपर जा रहा है। इसको मैं आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ एक ये रीजन है और दूसरा ये रीजन है। तो अगर हम देखें सर्दी के दिनों की, तो सर्दी के दिनों में ये जो रीजन है यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। इस वजह से प्रेशर हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यानी कि आपका जो आपका लैंड का इलाका है वहाँ से नीचे की तरफ समुद्र की तरफ फ्लो करती है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं गर्मी के दिनों की, तो गर्मी के दिनों में आपको समुद्र के इलाके में यानी इंडियन ओशियन के इलाके में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो इस वजह से ये जो एयर है, एयर जो है
वो अब इस रीजन से इस रीजन की तरफ मूव करती है, और ऐसे मूव नहीं करती, इसका फ्लो जो है वो कुछ अलग डायरेक्शन से है, उसको मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन in a south easterly direction, crosses the equator and turns right toward the low pressure areas over the Indian subcontinent. These are known as southwest monsoon winds. तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। देखिए मैप में अगर हम बात करें तो मैप में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे इस रीजन में हाई प्रेशर जनरेट हुआ, इस रीजन में हाई प्रेशर जनरेट होने की वजह से, और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है, तो इस वजह से एयर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है, इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है। और जब वो इक्वेटर को क्रॉस करता है तो इक्वेटर के क्रॉस करने के बाद वो इस तरफ मुड़ जाता है, इस तरीके से मुड़ जाता है, और उसका रीज़न कोरोलिस फोर्स से और भी सारे रीजन से इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से मुड़ जाने की वजह से, और जो एयर इस तरफ जा रहा था वो इस तरफ नहीं जाकर बल्कि इंडिया की तरफ आ जाता है, और इंडिया में आने पर इस रीजन में पहुंचता है, इंडिया रीजन में पहुंचता है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं कि आखिर हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए इसके आगे लिखा गया है दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इन विंड्स को कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियन, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो विंड्स हैं जब ये फ्लो कर रही थी तो इस फ्लो करने के दौरान ये जो विंड्स है ये आपके जो ओशियन रीजन है, ओशियन रीजन से गुजरी जो कि काफ़ी वार्म थे, और वहाँ से इन्होंने मॉइस्चर को उठाया और फिर लाकर उसको इंडियन रीजन में काफ़ी बारिश करा दिया, काफ़ी यहाँ पर बरसात करा दी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो मानसून है, मानसून रीजन में हमें काफ़ी बरसात देखने को मिलता है। तो देखिए इसके आगे लिखा गया कि जो अपर एयर सर्कुलेशन है इस रीजन में उसको डोमिनेट किया जाता है वेस्टर्ली फ्लो द्वारा, और इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जेट स्ट्रीम। तो आखिर ये जेट स्ट्रीम होता क्या है? तो देखिए जो जेट स्ट्रीम होता है वो एक नैरो बेल्ट होता है हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स का है, और ये फ्लो करते हैं करीब 12,000 मीटर के हाइट पर, और गर्मी के दिनों में इनका हाइट होता है 110 किलोमीटर पर आवर और सर्दियों में 184 किलोमीटर पर आवर। और बहुत तरह के सेपरेट जेट स्ट्रीम होते हैं, लेकिन उसमें से जो एक तरीके से मोस्ट फेमस है या फिर जो कांस्टेंट है वो है आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो इसको हम एक तरीके से इमेज के जरिए देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जेट स्ट्रीम है वो यहाँ पर रेड कलर में और ग्रीन कलर में आपको शो किया गया है, और ये जो जेट स्ट्रीम है इसी तरीके से फ्लो करता है, इस तरीके से मिएंडरिंग शेप में, यानी वो सांप जिस तरीके से मूव करते हैं उस तरीके से ये फ्लो करते हैं जेट स्ट्रीम, और इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो आपको 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड होते हैं, और इसी वजह से इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। और इंडिया में ये जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये आपको हिमालय के साउथ में फ्लो करते हैं, हिमालय के साउथ से ये फ्लो करते हैं पूरे साल गर्मियों को छोड़कर। और जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं जो कि आपको नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिलता है वो इन्हीं वेस्टर्ली फ्लोज द्वारा लाया जाता है। तो यहाँ पर ये सवाल है कि आखिर ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में बताया गया है कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो वेदर फिनोमेना होते हैं जो कि विंटर मंथ्स में आते हैं, इनको लाया जाता है वेस्टर्ली फ्लो द्वारा मेडिटेरेनियन रीजन से। इसके आगे आपको डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, इतना शॉर्ट काफ़ी है। इसको मैं आपको मैप के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपका ये जो आपका वेस्टर्ली फ्लो है ये कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, और यहाँ पर करीब आपको 27 डिग्री है। तो इस रीजन में आपको देख सकते हैं कि आपका ये जो जेट स्ट्रीम है ये फ्लो कर रहा है। गर्मियों में जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो आपको नॉर्थ मूव कर जाता है, हिमालय के नॉर्थ में, और जैसे जैसे आपका सन मूव करता है। और इसके साथ ही जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है जिसको कि कहा जाता है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो आपके पेनिसुलर इंडिया के ऊपर से फ्लो करना शुरू कर देता है, और लगभग आपके 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में गर्मी के दिनों में। तो देखिए यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर का ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है
द इंडियन मानसून, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।